अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। राजनीतिक आंदोलन 1920 से 1947 का पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में। तो हम इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, इसके कारणों को देखेंगे, कारणों के बाद में इसकी परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, फिर गांधी जी ने क्या मांग की उन मांग का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद कौन से जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उन अधिवेशनों के अंदर इसके प्रस्तावों को और कार्यक्रमों को स्वीकार किया गया, किन में इनकी पुष्टि की गई। असहयोग आंदोलन के कार्य जिनको हम दो भागों के अंदर बांट करके देखेंगे, असहयोगात्मक कार्य और रचनात्मक कार्य। इसके बाद इसका प्रचार देखेंगे, इसका विभिन्न कार्य देखेंगे, क्या कार्य किए गए आंदोलन के समय, गांधी जी की क्या योजना थी और कैसी अन्य घटनाएं हुई, उन सारी घटनाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश सरकार की इसके प्रति क्या नीति रही, कौन से नेताओं ने आंदोलन के अंदर भाग लिया था और ये आंदोलन आखिर समाप्त क्यों हुआ, और अंत में इस आंदोलन का हम आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे कि आखिर किस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब देखो होता क्या है, जो ये आंदोलन यानी ये जो समय था 1920 से 1922 का, ये अंग्रेजी हुकूमत के बीच में दो सशक्त जो जन आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें एक था खिलाफत और एक था असहयोग आंदोलन। तो इस पार्ट में हम असहयोगी देखेंगे, क्योंकि खिलाफत का जो पार्ट है वो आपके इस बार वाले जो चैप्टर है उसमें से आपके हटा दिया गया, तो इस कारण हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो इसमें देखो असहयोग के अंदर देखो संघर्ष का एक तरीका अपनाया गया था, वो तरीका था अहिंसक रूप से असहयोग का करना। किसका? ब्रिटिश सरकार का किसी भी प्रकार से क्या था, सहयोग नहीं करना था। और इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत सारी घटनाएं हैं, जिन घटनाओं के कारण इस आंदोलन की पृष्ठभूमि जो निकल करके हमारे सामने आई थी, और इन गतिविधियों से और जो जितने हम कारण पढ़ेंगे इन सभी कारणों से भारतीय जो समाज का लगभग हर वर्ग क्या था, असंतुष्ट यानी वो रुष्ट था, ब्रिटिश सरकार से आक्रोशित था। और इन्हीं आक्रोश का गुबार जब गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया तो बढ़ चढ़ करके लोगों ने भाग लिया था। अब देखेंगे इस असहयोग आंदोलन के लिए क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां उत्तरदायी थी, उनका हम देखेंगे। तो पहला ही है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुआ था आर्थिक संकट। देखो प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था, संपूर्ण जो संसार के अंदर आर्थिक कठिनाइयों से जनता को त्रस्त होना पड़ा था। इससे विश्व में क्या हो गई थी, महंगाई बहुत ही बढ़ गई थी। जो कस्बे और नगरों में रहने वाले मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग थे, दस्तकार मजदूर, वो सभी क्या थे, महंगाई से बड़े परेशान थे। खाद्यान्नों की कीमतें भारी कम हो गई थी, मुद्रास्फीति बढ़ने लग गई थी, औद्योगिक उत्पादन कम हो गया था और लोगों पर करों का बोझ बढ़ गया था। तो ये सारी बातें थी। और दूसरी तरफ सूखा, महामारी और प्लेग जैसी समस्याएं हो रही थी, जिनसे हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। ये कारण था। अगला जो कारण है वो रॉलेट एक्ट है। तो जैसा कि हमने वैसे इस बार ये चैप्टर से हटा दिया गया, लेकिन पंजाब के अंदर जो मार्शल लॉ लगाया गया, जिसका आरोपण किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, इसके बाद, और यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार यानी जो विदेशी शासक है, उन्होंने क्या किया, अपने क्रूर और असभ्य जो रवैये है उसको यहाँ पर प्रकट किया था, यानी उसको उजागर किया था कि वो आखिर उनकी कितनी क्रूरता की हदों तक जा सकते हैं। तो इससे वो लोग थे जिनका अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में या अंग्रेजी शासन में या उनके अंदर जो विश्वास था, उन्होंने भी इस अंग्रेजी जो क्रूर और असभ्य रवैये को प्रत्यक्ष देखा। तो इससे बड़ी संख्या के अंदर लोग क्या हो गए, अंग्रेजी शासन के विरोधी हो गए। अगला था तो वो था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारसों से क्या हुआ था, इससे लोगों के अंदर बड़ा ही असंतोष व्याप्त हो गया था। अब ये असंतोष क्या हुआ, इसका क्या था, तो 1919 के अंदर जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाए गए थे, उसका वास्तविक मकसद क्या था, द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना, न कि जनता को कोई राहत प्रदान। इन भारतीयों को कुछ समय के लिए फुसलाना था। और इन सुधारों से जो स्वशासन की मांग भारतीय राष्ट्रवादी कर रहे थे, उनको भी क्या लगी, निराशा ही हाथ लगी थी। इसके अलावा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है ना, इस हत्याकांड के बाद में जो पंजाब के अंदर ज्यादतियाँ की गई और इसकी जांच के लिए जो हंटर कमीशन है उसकी सिफारिशें थी, उन सिफारिशों को देख करके जो कांग्रेस का एक तबका या भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग का एक तबका जो अंग्रेज़ों का समर्थक था, उसकी भी आंखें खोल दी कि आखिर अंग्रेज़
क्या हैं और वो क्या भारत में चाहते हैं। और उधर जब ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के सम्मानित किया गया, उसके कार्यों को उचित ठहराया गया। तो इस तरीके से इन सारी गतिविधियों ने क्या किया था, अंग्रेजी सरकार का जो वास्तविक चेहरा है उसे क्या कर दिया था, लोगों के सामने रख दिया था। ठीक है, यही परिस्थितियां इसके लिए काफ़ी थी। अब देखो कांग्रेस ने क्या किया, गांधी जी ने कांग्रेस और खिलाफत की मांगों को मिला दिया था। यहाँ पर ये काम किया था गांधी जी ने, जो कांग्रेस थी और जो खिलाफत थी उसकी मांगों को इसमें मिलाने का काम किया था। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार क्या करे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर क्या करें, खेद प्रकट करे। सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी ये थी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया उसके प्रति क्या करे, खेद व्यक्त करने का काम करे। अगला तो जा टर्की के प्रति व्यवहार को क्या करे, नम्र करे और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए क्या करे, अपनी योजना नई व्याप्त करे। क्योंकि जो तुर्की का सुल्तान था उसका पद समाप्त करने, उसके साथ व्यवहार और अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा आदि काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर के जो मुस्लिम थे वो अंग्रेज़ों से क्या थे, असंतुष्ट थे। और सरकार ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तब वे क्या कर देंगे, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। ये सारी की सारी मांगे किसके द्वारा रखी गई, गांधी जी के द्वारा रखी गई कि अगर सरकार ये मांगे स्वीकार नहीं करेगी तो वो क्या कर देगी, कांग्रेस को मजबूर होना पड़ेगा असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए। लेकिन ढाक के 3 पात, यानी इस सभी बातों का ब्रिटिश सरकार के ऊपर क्या था, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यानी ब्रिटिश सरकार को इस मुद्दे से कोई भी मतलब ही नहीं था। तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने इस तरफ क्या था, कोई भी ध्यान नहीं दिया था, यानी सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया था। तब गांधी जी ने क्या किया था, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1 जो अगस्त है 1920 को। अब देखो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता के अंदर सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, है ना। कब किया गया था, सितंबर 1920 के अंदर। कहाँ पर किया गया था, कलकत्ता में। इसके लिए किसके लिए, असहयोग आंदोलन को लेकर के ही आयोजित किया गया। और कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का क्या किया गया था, कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। यानी इस अधिवेशन का मुख्य रूप से कांग्रेस क्या चाहती थी, पंजाब और जो खिलाफत का मुद्दा है उस मुद्दे को हल करना चाहती थी, और साथ में जो स्वराज्य की स्थापना है और उसको स्थापना करने और असहयोग का जो कार्यक्रम है उसको जो स्वीकार। अब इसमें कार्यक्रम वैसे आगे हम देख लेंगे, रचनात्मक में बातें करेंगे, इसी कारण यहाँ इतनी बातें नहीं करेंगे। हालांकि इस सम्मेलन के अंदर जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था इसका CR दास ने विरोध किया था। हालांकि अगला जो सम्मेलन होगा उसमें वो फिर से क्या कर देंगे, उसका समर्थन कर देंगे। इस अधिवेशन में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अनुसार नवंबर 1920 में होने वाले जो चुनाव है उनका बहिष्कार करने का क्या किया गया था, निर्णय लिया गया था। हालांकि एक गुट था जिसके मुखिया CR दास थे, उन्होंने क्या किया था, ये जो विधान परिषदों के चुनाव है उनमें ये भाग लेना चाहते थे, लेकिन जो कांग्रेस के अनुशासन था उस अनुशासन का इनको पालन करना पड़ा और इन्होंने क्या किया, चुनावों का बहिष्कार कर दिया। हालांकि बाद में आगे हम देखेंगे जब फिर ये विरोध करेंगे और स्वराज्य दल नामक अलग पार्टी का गठन कर लेंगे। हालांकि इस समय के लिए इन्होंने क्या किया था, मतदान में भाग नहीं लिया था, ठीक है। और अधिकांश जो मतदाता थे उन्होंने भी इस चुनावों के अंदर भाग नहीं लिया था। अब इसके लिए क्या, इसके कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विजय राघवाचार्य, ध्यान रखना वो सम्मेलन विशेष अधिवेशन था। लाला लाजपत राय गर्मपंथी दल के नेता थे जिन्होंने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी विशेष अधिवेशन की। जबकि विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन यानी जो नियमित अधिवेशन जो दिसंबर में हुआ था वो दिसंबर 1920 में कहाँ पर हुआ था, नागपुर में। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसके प्रस्तावों को दोहराया गया था। अब यहाँ क्या बात की गई थी, यहाँ कांग्रेस का जो विचार है उस एक तो ये प्रस्ताव जो भी थे हम आगे देखेंगे इसके प्रस्ताव, इसलिए यहाँ विचार नहीं करेंगे। और इसके साथ महत्वपूर्ण रूप से बात ये थी कि कांग्रेस का जो सैद्धांतिक नीति थी इसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ गया था। अब परिवर्तन कैसे कि कांग्रेस इससे पहले संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाए हुई थी, जबकि उसकी जगह पर इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने क्या कर दिया, संवैधानिक तरीके की जगह शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने संवैधानिक जो दायरे उससे बाहर निकलकर जो जन संघर्ष की जो अवधारणा है उस अवधारणा को इस सम्मेलन के अंदर क्या कर दिया, शामिल कर दिया। अब इसमें कौन से कार्यक्रम रखे गए, उन कार्यक्रमों को हम यहाँ देखेंगे और इन कार्यक्रमों को दो भागों में बांटेंगे, एक तो असहयोगात्मक कार्य, दूसरे थे रचनात्मक कार्य। तो पहले हम इसमें देखेंगे असहयोगात्मक कार्य। इस असहयोगात्मक कार्य में क्या था, सरकारी उपाधियों, अवैतनिक पदों का त्याग करना, यानी जिनके बदले कोई भी अपने को वेतन नहीं प्राप्त होता हो, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतों का क्या करना, बहिष्कार करना, और विदेशी वस्तुओं का क्या करना था, बहिष्कार करना था। ये वो कार्यक्रम थे जब कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें जो स्वीकार किए गए थे वही कार्यक्रम इसके अंदर रखे गए थे। यानी अवैतनिक पद थे, स्थानीय निकायों के जो नामित पद थे उन सब से क्या करना था, यहाँ पर इस्तीफा देना था। इसके अतिरिक्त इसमें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने और करों की अदायगी से इनकार करना भी शामिल था। ये वो सारे कार्य थे जिनको इस असहयोग आंदोलन के कार्यों के कार्यक्रम के अंदर इनको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। अब देखेंगे रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्यों के अंदर क्या था, राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना, जो आगे हम देखेंगे इसके कारण बहुत सारी राष्ट्रीय जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की स्थापना हुई। झगड़ों को, अब जब ऊपर था कि अदालतों का क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी स्कूलों और कॉलेज का बहिष्कार किया जाएगा, इसका विकल्प रखा गया, इसकी जगह राष्ट्रीय स्कूलें और कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। जबकि सरकारी अदालतों का बहिष्कार होगा तो क्या होगा, झगड़ों को निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना होगी। अब पंचायतों के माध्यम से झगड़ों का क्या होगा, निपटारा। अगला जो टॉपिक था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, इसकी जगह क्या होगा, इसी जगह चरखों द्वारा निर्मित जो स्वदेशी वस्त्र उनका प्रचार करेंगे, हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहन देंगे, ये सारे इसके अंदर किए गए। इसके अलावा जो शराब है उसकी बंदी करेंगे और हिंदू मुस्लिम जो एकता को प्रोत्साहित करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, ये सबसे बड़ी बुराई थी समाज के अंदर, इसको दूर करना, ये सारी की सारी बातें किसके अंदर स्वीकार कर ली गई, इसके रचनात्मक कार्यक्रमों के अंदर ये सारी बातें स्वीकार कर ली। अब गांधी जी ने ये विश्वास दिलाया कि यदि इन सब कार्यक्रमों को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो 1 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि असहयोग किस आंदोलन के समय गांधी जी ने ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा, तो वो असहयोग आंदोलन के समय का किया था। अब इस समय गांधी जी का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कथन है कि गांधी जी ने कहा था कि स्वराज्य की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं तथा 1 वर्ष में स्वराज्य निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और गांधी जी ने अपने ये विचार सर्वप्रथम जो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र था उसमें उल्लेख किया। कौन सा समाचार पत्र था, यंग इंडिया। इस अपने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र के लेख में उन्होंने, गांधी जी ने इस विचारों को क्या किया था, प्रकाशित किया था। तो इसी दरमियान जब आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और इसके निधन के बाद उनकी जगह क्या किया जाता है, तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की जाती है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, दान देते हैं। अब जैसे इनके कार्यक्रमों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, है ना, तो वो कार्यक्रम क्या थे। अब महात्मा गांधी ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार से प्राप्त केसर ए हिंद की उपाधि, इसके साथ साथ गांधी जी को और भी पदक दिए गए थे, जैसे जुल्लू युद्ध पदक है, बोहर युद्ध पदक है। इन सभी पदकों को गांधी जी ने वापस लौटा दिया था। तो गांधी जी की देखा देखी जमनालाल बजाज, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता था, ने राय बहादुर की उपाधि क्या कर दी, त्याग दी। और गांधी जी की देखा देखी यानी इनसे प्रोत्साहित होकर के कई लोगों ने अपनी पदवियां और उपाधियां क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कार्य किया, तो इससे ब्रिटिश सरकार पर भी क्या हुआ, दबाव बढ़ने लगा। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद आदि, बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने क्या कर दिया, जिन्होंने वकालत छोड़ दी, है ना। ये मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत से नेता थे, सैफुद्दीन किस्लू, वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने क्या कर दी थी, राजेंद्र प्रसाद जैसे, इन्होंने वकालत करना छोड़ दिया था। अब लोगों ने विदेशी वस्तुओं का क्या किया, बहिष्कार। लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो राष्ट्रीय जो है ना, अपने देश के अंदर जो खादी से बनी वस्तुएं उन्हीं का क्या करेंगे, वह उन्हीं का प्रयोग करेंगे। विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई, विदेशी कपड़ों की जो दुकानें उनके आगे भी धरने दिए गए, विदेशी शराब की दुकानें, ताड़ी की दुकानों पर भी धरने दिए। इन सब का प्रयास ये रहा कि जो विदेशी वस्त्रों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई,
थोड़े ही समय में जो विदेशी कपड़ों का आयात घट करके क्या हो गया, आधा रह गया। इधर जो अगला कार्यक्रम था कि अंग्रेजी जो शिक्षण संस्था है उनका क्या करना था, बहिष्कार करना था। तो उनके बहिष्कार की जगह पर अब लोगों ने क्या किया, बहुत से राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले, जिसमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय आदि विद्यापीठों की भी स्थापना इसी के समय हुई थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य बन गए थे। तो इस तरीके से देश के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई थी। अब जो अगला जो स्टेप है वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो स्टेप ये है कि अब जब ये असहयोग आंदोलन भारत में चल ही रहा था, इसी समय यानी 17 नवंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचे। यानी ये क्या आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो इससे क्या हो गया, संपूर्ण भारत के अंदर क्या की गई थी, हड़ताल का आयोजन किया गया। यानी प्रिंस ऑफ जो वेल्स है उनके स्वागत के लिए तैयारियां की गई, किंतु बम्बई की जनता ने क्या किया, इनके विरोध में जुलूस निकाला। मजदूरों ने कारखाने बंद कर हड़तालें घोषित कर दी और जगह जगह क्या किए गए, प्रदर्शन किए गए। तो इन बातों को लेकर के ब्रिटिश सरकार बड़ी क्रोधित हो गई थी। इसी कारण पूरे बम्बई के अंदर कई स्थानों पर हिंसक वारदातें और पुलिस के साथ में झड़पें हुई, जिससे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। 1921 में 396 हड़तालें हुई और जिनमें लगभग 6 लाख लोग क्या हुए, इसमें शामिल हुए। ये एक आंकड़ा है, इससे भी अधिक था। तो ये वो कार्य थे जिनका क्या हुआ था, इसकी यात्रा के बाद में क्या हुआ था, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इधर जो क्रुद्ध होकर के सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों पर ही क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली आदि प्रमुख नेता गिरफ्तार। यानी इन्होंने प्रमुख रूप से इस आंदोलन के अंदर भाग लिया और इस आंदोलन में भाग लेते हुए ये लोग क्या गए, जेल गए थे। अब गांधी जी, लेकिन गांधी जी को सरकार ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया हुआ था। इसी कारण इस समय आंदोलन बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चला करता था। तब अंग्रेजी सरकार ने मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस समय असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हो रहा था, इसी समय जो असहयोग आंदोलन के लेकर को मतभेद हो गए थे कांग्रेस के अंदर, तब मोहम्मद अली जिन्ना थे, एनी बेसेंट है, जीएस कारपड़े, बीसी पाल आदि ने क्या कर दी थी, कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि ये संवैधानिक और न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाना चाहते थे। जबकि दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने जो संवैधानिक दायरे से बाहर निकलकर जो संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार कर लिया था, इसी कारण ये नेता बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्या किया था, सरकार से बातचीत यानी मध्यस्थ का कार्य किया था। दिसंबर 1921 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भी वायसराय रेडिंग से मिला था। यानी क्या हुआ था, जो सर्वदलीय सम्मेलन भी गया था। इन्होंने समझौते के प्रयास भी दोनों के बीच में करवाए थे, लेकिन इन सभी का क्या हुआ था, कोई यहाँ पर परिणाम जो है वो निकलकर सामने नहीं आया था। यानी कोई समझौता इनके बीच में नहीं हो पाया था, सरकार और इनके बीच में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो पाया था। अब देखेंगे तब क्या होगा, जब इनके बीच में कोई समझौता नहीं होगा तब की स्थिति आगे। इसी बीच में अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस का वार्षिक 3 अधिवेशन जो आपको इसमें देखने हैं। एक तो अधिवेशन हमने देखा जो था सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, किसके लिए, असहयोग आंदोलन के लिए। दूसरा जो दिसंबर 1920 में नागपुर के अंदर विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, वो वार्षिक अधिवेशन था। तीसरा ये था, ये भी वार्षिक अधिवेशन था, जो दिसंबर 1921 के अंदर, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे, लेकिन ये इस समय जेल में थे इस आंदोलन में भाग लेने कारण। इसके कारण अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने, और हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता जरूर की थी, लेकिन यहाँ सरोजिनी नायडू ने चित्तरंजन दास का क्या किया था, भाषण जो जेल से उन्होंने लिख करके भेजा था उसको यहाँ पढ़ा। और इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन को क्या किया गया, और भी ज़्यादा, यानी और भी ज़्यादा जो प्रभावी है, प्रभावी तरीके से इसको चलाने का कार्य किया। यानी कांग्रेस ने इस अधिवेशन में गांधी जी को अवज्ञा का लक्ष्य, समय और भावी रणनीति तैयार करने का अधिकार दे दिया। इसी कारण गांधी जी ने सरकार को फिर एक लेटर लिखा, जो हम आगे देखेंगे, जिसमें वो सविनय अवज्ञा की बात कहेंगे। तो वो सारा का सारा कार्यक्रम निर्धारण करने का पूर्ण अधिकार इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या कर दिया, गांधी जी को दे दिया। और इधर सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। तब 1 जनवरी जो 1922 को सर्वदलीय सम्मेलन ने भी अपील की, गांधी जी
ने वायसराय को भी पत्र लिखे, लेकिन इन सब का क्या हुआ, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। सरकार ने क्या किया, 30,000 से अधिक लोग इसमें आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। तभी 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को क्या दी, चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी, इसमें इन्होंने वायसराय को पत्र लिखा, किसके बारे में, जो आंदोलनकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा था, उनकी उत्पीड़नकारी गतिविधियों को 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने बंद करने को कहा। यानी 1 सप्ताह के अंदर भीतर दमन चक्र बंद करते हुए बंदी बनाए गए जो आंदोलनकारियों को अगर रिहा नहीं किया तब वे क्या करेंगे, बारदोली से, ये सूरत के पास है गुजरात प्रांत के अंदर, बारदोली से क्या कर देंगे, सामूहिक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वो प्रारंभ कर देंगे। यानी गांधी जी ने कहा था जो राजनीतिक बंदी उन्हें छोड़ा जाए, नागरिक स्वतंत्रता को बहाल करे, प्रेस के ऊपर से जो सरकार अपना नियंत्रण हटाए। अगर ये सारी बातें नहीं स्वीकार करेंगे तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करेंगे, प्रारंभ कर देंगे। इसी दरमियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो जाती है और उस घटना ने क्या कर दिया, इस सारे आंदोलन के किए कराए पर पानी फेर दिया। वो घटना है चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922। सब जगह 5 फरवरी डेट है, लेकिन जो यहाँ चौरी चौरा गांव के जो स्मारक है उसमें 4 फरवरी लिखा है, और कई जो एग्ज़ाम्स हुए उनमें भी इसको 4 फरवरी 1922 भी स्वीकार किया गया। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। इसी बीच में क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है, यानी ये गोरखपुर जो वर्तमान डिवीज़न उसी में है, जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर ये एक क्या हो गई, घटना घट गई थी। अब इस घटना में क्या था, चौरी चौरा में शांतिपूर्ण जुलूस को क्या किया, पुलिस ने दबाना चाहा, जिस कारण उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को क्या लगा दी, आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही यानी कुल 22 लोग इसमें मारे गए। अब थोड़ा सा इसका हम विश्लेषण करेंगे। अब देखो हुआ क्या था। अब यहाँ पर जो क्या कर रहे थे, लोग प्रदर्शन कर रहे थे। किसके लिए प्रदर्शन लोग कर रहे थे, वो प्रदर्शन लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि शराब की जो बिक्री है उसके विरोध में, और जो खादानों की जो मूल्य में वृद्धि होगी तो उसका लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। तब पुलिस ने क्या किया था, स्वयंसेवकों के जो दल थे उनके जो नेताओं को बुरी तरीके से यहाँ पीट दिया। इससे लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित लोगों ने क्या कर दिया, पुलिस पर हमला कर दिया। तो पुलिस ने क्या चलाई, गोली चलाई, और इस गोली से काफ़ी सारे लोग घायल भी हुए। और इस गोलीबारी के कारण जो लोग क्या हो गए, बड़े उत्तेजित हो गए, और उत्तेजित लोगों ने क्या किया, पुलिस का पीछा किया, और पुलिस वाले यहाँ से भागकर थाने में घुस गए। तो लोग भी पीछे गए और थाने को घेर करके क्या लगा दी, आग लगा दी। अब जो भी सैनिक अगर अब थाने से बाहर भागने का है तो भीड़ ने या तो उन्हें मार डाला या उन्हें आग में झोंक दिया था। तो इस तरीके से इसमें कुल 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे। तो गांधी जी ने इस घटना से बड़े ही दुखी हुए, और इसी से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, बंद करने का निर्णय ले लिया। यानी गांधी जी ने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। हालांकि गांधी इस समय घटनास्थल पर नहीं, गांधी इस समय जो बारदौली के अंदर थे, और वहीं से इसके इन प्रस्ताव को क्या कर दिया, गांधी जी ने वापस ले लिया था। और ये घटना भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इस हम देखने में एक छोटी सी घटना लगती होगी, लेकिन इस घटना ने जो गांधी जी का बहुप्रतीक्षित सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो आगे 6 साल आगे के लिए क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। जो कि इस जो फरवरी था, फरवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर ही जो प्रारंभ होने वाला था। तो इसी को लेकर के बारदौली के अंदर कांग्रेस की बैठक हुई 12 फरवरी 1922 को। इस बारदौली की कांग्रेस जो कमेटी की बैठक के अंदर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। तो गांधी जी की इस घोषणा से देशवासी और जो आंदोलन के प्रमुख नेता वो बड़े अचंभित रह गए। जेल में बंद लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि ने गांधी जी के इस निर्णय का क्या किया, विरोध किया। और विरोध करते हुए गांधी जी को इसके बारे में क्या लिखा, पत्र लिखा, अपनी असहमति प्रकट की थी। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी जी के इस निर्णय से दुखी हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने को एक राष्ट्रीय आपदा कहा था, और कहा था कि हम सभी देख करके गांधी जी के इस निर्णय से क्या रहेंगे, भौसंग के रहेंगे। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा मैं हर प्रकार का दमन, प्रताड़ना, उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का भी वर्ण कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन क्या हम देखेंगे, क्या गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने से क्या हो गया, सरकार का जो निर्णय कमज़ोर हो गया, सरकार का दमन चक्र क्या बंद हो गया? नहीं, सरकार का दमन चक्र बंद नहीं हुआ था, बल्कि जो आंदोलन समाप्त हो गया उसके समाप्त होने के बाद दमन चक्र जारी रहा। क्यों?
क्योंकि इस आंदोलन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई, क्योंकि कांग्रेस के जो बाकी नेता थे वो गांधी जी से संतुष्ट नहीं थे, और इसी कारण जो सरकार ने गांधी जी की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए गांधी जी को 10 मार्च 1922 को राजद्रोह के आरोप में क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुना दी। 6 वर्ष जो क्या कर दिया, जेल की सज़ा सुनाई। अहमदाबाद के अंदर इन पर मुकदमा चला गया, वहाँ के सेक्शन जज तो था ब्रूमफील्ड था, उसने इनको क्या कर दी, 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुना दी गई। तो इस तरीके से अब क्या हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार करके और सज़ा सुना करके भेज दिया। लेकिन गांधी जी ने इस अवसर पर क्या कहा, गांधी जी ने कहा इस ऐतिहासिक भाषण में, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि कानून के उल्लंघन और विचारपूर्ण हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर के यहाँ सजा पा सकता हूँ, और मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे नागरिक का यही प्रथम कर्तव्य। कितनी अच्छी बात कही थी। तो यही गांधी को एक महान बनाती है। अब इसके बाद में क्या किया, हालांकि गांधी जी को फरवरी 1927 में सरकार ने 6 साल से पहले यानी 2 साल बाद ही क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। इसके बाद गांधी जी जब कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए थे, और इसी कारण अब गांधी जी ने अपना पूरा ध्यान खादी को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने आदि कार्यों के अंदर लग गए थे। अब कुछ इसकी महत्वपूर्ण बात है, इस आंदोलन का हम करेंगे आलोचनात्मक विवेचन, यानी इस आंदोलन की आलोचना, पक्ष विपक्ष, ये सारी बातों को हम इसके अंदर दृष्टिगत रखेंगे। क्या इससे कुछ बदलाव हुए या नहीं हुए, उन सारी बातों को हम इसके अंदर देखेंगे। तो वो बातें ये थी, वो बातें क्या थी कि इस आंदोलन की आलोचना इस आधार पर की जाती है, आंदोलन स्वराज्य प्राप्ति में सफल नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी ने जो 1 वर्ष का लक्ष्य रखा था उनका ये वादा पूरा नहीं हो सका है। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि जो असहयोग आंदोलन के जो जितने सारे कार्यक्रम हैं वो ईमानदारी पूर्वक यानी सभी पूरे लागू हो जाएंगे तो मिलेगा, लेकिन ऐसे न तो कार्यक्रम लागू हुए, इस कारण ये आंदोलन का वादा भी पूरा नहीं हुआ। जो खिलाफत को साथ में जोड़ा गया, क्योंकि खिलाफत का प्रश्न अंत हो गया है ना, जब तुर्की के अंदर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई और उन्होंने खिलाफत को समाप्त कर दिया था, मुसलमान अलग हो गए, और जो हिंदू मुस्लिम एकता जो स्थापित करना था वो नहीं हुई। इसके अलावा इसके विपरीत एकता तो एकता की जगह रही, इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, जैसे मोपलाओं के विद्रोह हुए और हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई और ज़्यादा हुई, और पंजाब के लोगों पर जो किए गए अत्याचार, क्योंकि सरकार का मुख्य तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो इसीलिए हुआ था, तो इसी मांग को लेकर के हुआ था जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, लेकिन सरकार ने इस पंजाब के अत्याचारों से भी ज़्यादा खिलाफत को गांधी जी ने महत्व दिया था, और हालांकि बाद में इसके पंजाब के लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो इसकी तरफ है, यानी एक तरीके से जो राष्ट्रीय जो राजनीति है उस राजनीति का सांप्रदायिकरण गांधी जी के इस प्रयास से हो गया था, और अब राष्ट्रीय आंदोलन में जो सांप्रदायिक सौहार्द का जो चरित्र बनाए रखने का प्रयास किया गया था वो नहीं रह पाया, और मुसलमानों के अंदर धार्मिक तथा जो राजनीतिक चेतना है वो अब एक अपने धर्म के प्रति हुई, यानी वो अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रही, बल्कि जो संकीर्ण विचारधारा और सांप्रदायिक तत्व इसके अंदर क्या आए, बढ़कर सामने आए। इस आंदोलन के हालांकि कुछ सफलताएं भी प्राप्त हुई, तो इस आंदोलन में सफलताएं क्या प्राप्त हुई, इस आंदोलन के जो रचनात्मक कार्य हैं वो सफलताएं प्राप्त हुई। यानी देखो, कुछ वैसे हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को क्या क्या एक सूत्र में बांधा, और इस आंदोलन के बाद ही गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए, और जो कांग्रेस जैसी संस्था है उसको क्या कर दिया, इस आंदोलन ने कांग्रेस को क्या कर दिया, संपूर्ण भारतीय लोगों की क्या करना दी संस्था। इससे पहले कांग्रेस को अंग्रेज लोगों की कुछ एक समृद्ध परिवारों की संस्था, यानी कुछ एक ऐसे जो धनी लोग थे जिनका जनता से कोई मतलब नहीं था, या कुछ वकील लोग थे, इन उच्च वर्ग के लोगों की संस्था मानते थे, यानी चुनिंदा लोगों की संस्था मानते थे। लेकिन इससे सिद्ध हो गया कि कांग्रेस चुनिंदा लोगों की संस्था नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर सभी वर्ग जुड़े, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे दस्तकार हो, चाहे बुद्धिजीवी, छात्र, गरीब, वृद्ध, बच्चे, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिला, सभी ने क्या किया था, इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसलिए अंग्रेज़ों की ये चेतना भी टूट गई, क्योंकि अंग्रेज़ों की ये भ्रांति थी कि भारतीयों में चेतना का अभाव है, वो दासता की त्रासदी को अपना भाग्य की नियति मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ये धारणा को भी तोड़ दिया। इसके अलावा रचनात्मक कार्य में क्या देखेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं,
सरकार चलाना, खादी तैयार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना आदि ये कार्य ये बहुत ही सफल हुए थे, जिससे अंग्रेज़ों का जो भारत के अंदर आयात था वो भी क्या हो गया था, जो विदेशी कपड़ों का आधा हो गया था, और जो राष्ट्रीय जो उद्योगों हैं उनको भी इस समय गति मिली थी। और इस आंदोलन ने जो कांग्रेस को नई दिशा दी थी, जो मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि अब कांग्रेस क्या संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बन गई थी। तो इस तरीके से कांग्रेस को लोगों के बीच में रख कर के इस आंदोलन ने क्या कर दिया था, खड़ा कर दिया था। इससे कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन का रूप रहा, जिससे भारतीयों में स्वराज्य प्राप्ति की इच्छा प्रबल हुई। जो अपने भाग्य वाली जो मैंने बात बताई वो इसी के निमित्त थी, और ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए जनता को क्या किया था, संगठित किया था। क्यों? क्योंकि अभी तक जो मिथक थे, दो तरीके के मिथक ब्रिटिश उपनिवेश के भारत में थे। पहला तो ये था कि विदेशी शासन भारतीयों के हित में, ऐसा तो था नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन नहीं होता। और इस विभाजन को, इस मिथक को तोड़ने के लिए भारतीयों ने क्या किया था, इसके बाद जो स्वराज्य बहिष्कार का आंदोलन चला दिया था। तो इस बात को भी क्या कर दिया, जो कष्ट हो गया, इस पर जो मिथक को नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने क्या कर दिया, आर्थिक शोषण को उजागर करके भी तोड़ दिया था, जिसमें उन्होंने बता दिया किस तरीके से जो अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे। दूसरा मिथक ये था, वो मिथक ये था कि अंग्रेज अजय, तो उसको भी इस आंदोलन ने तोड़ दिया कि इसमें सत्याग्रह द्वारा कड़ी चुनौती देकर के अंग्रेजी जो शासन उसकी जड़ों को हिला दिया था। तो इस तरीके से अंग्रेजों के लिए प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों ने चुनौती देने का इसमें कार्य किया था। तो ये था जिससे इस आंदोलन से भारतीयों का जो साम्राज्यवादी शासन है उससे भय भी जाता रहा, और अब भारतीय वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से लालायित हो गए, और इसके लिए बड़े से बड़ा त्याग करते रहे, यानी अंग्रेज शासन को वो चुनौती देने के लिए जनता को संगठित किया था। तो ये सारा कुछ था। कैसा लगा ये पार्ट आप कमेंट कर में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।